हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन और आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है त्रिभुज। क्लास 9 त्रिभुज चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाएँ कौन सी होगी? एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई और तीसरी भुजा। ये तीनों भुजाओं से ये आकृति क्या हो गई? एक बंद हो गई है। तो जब भी कोई भी आकृति तीन भुजाओं से बनी हो और वो बंद हो तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सर्वांशम। सर्वांशम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वांशम क्या होता है। चलो हम सबसे पहले, ट्राइंगल है चैप्टर, त्रिभुज हमारा चैप्टर है, तो पहले हम त्रिभुज के प्रकार को ही देख लेते हैं कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले हमारे पास आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु ये त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है समान भुजा वाला। समान भुजा बोले तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बना दिया हमने। ट्राइंगल की अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यानी कि हमारे पास क्या हो गया? ए बी सी। इसमें हम क्या कह सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो उसे क्या करें हम? समबाहु त्रिभुज। एंड सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्वि नाम से दिख रहा है समान दो भुजा। कोई भी दो भुजा अगर इसके बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा इसके बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमने ए बी सी लिखा, इसमें अगर ए बी और ए सी बराबर हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी आपस में बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा, जिसमें हम कहेंगे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज क्या मतलब है? समकोण क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री वाला। यानी हम यहाँ पर बात करेंगे क्या? एक राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ए बी सी हमने ये लिख लिया। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज जहाँ पर होता है वहाँ पर इसके भुजाओं का आपस में क्या रिलेशन होता है? इसके भुजाओं का आपस में रिलेशन क्या होता है? तो इसको हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस। पाइथागोरस आपको पता होना चाहिए कि जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो ये 90 के सामने वाला, इसको कहते हैं हम कर्ण, और एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो इसके अंदर क्या चीज़ कहेंगे कि 90 के सामने वाला जो हमारा ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने वाली जो साइड, जो सबसे बड़ी साइड होगी, जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो इसमें बड़ी साइड का स्क्वायर, क्या कह रहा हूँ? 90 के सामने वाला। ठीक है। उसके वो क्या है? बड़ी साइड है, और बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी के दो छोटे साइडों के, मतलब क्या है? ए बी और बी सी, इन दोनों साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा वो बाकी दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है। आप समझ गए होंगे समकोण त्रिभुज में क्या हो रहा है। दोबारा से बता देता हूँ मैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा वो बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो कि कोई त्रिभुज होता है जिसमें कुछ भी बराबर ना हो। कुछ भी बराबर ना होने का मतलब क्या हो रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, जो कुछ ऐसा बना दिया मैंने, इसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है, और इसको कहेंगे, अगर इसमें समझ लो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ए बी बी सी के बराबर नहीं और बी सी सी ए के बराबर भी नहीं है, मान लो तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है,
तो इसे क्या कहेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा आपका, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इन कुछ प्रकार के बारे में पढ़ लिया है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, पहले हमने इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया कि त्रिभुज में चीज़ें प्रकार हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इसमें बात करेंगे, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, सर्वांगसम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम के बारे में देखते हैं। तो सर्वांगसम मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ जब एग्जैक्ट सेम हो जाए, एग्जैक्ट मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा हो जाए। जैसे कि कोई भी कॉपी, जैसे मैं इस कॉपी को उठाता हूँ, इस कॉपी के कोई भी पेजेस हैं, ये जितने भी पेजेस हैं सारे पेजेस क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इस कॉपी में हम नोटबुक में कह सकते हैं कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब उनकी लेंथ, उनकी ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब एक जैसी होगी। यानी कोई भी चीज़ जब एग्जैक्ट सेम हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक है, तो वो हम उन दोनों को क्या कहेंगे कि वो सर्वांगसम हो जाएंगे। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज मान लो एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ये बनाया और दूसरा त्रिभुज मैंने यहाँ पर ये बना दिया। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एकदम सेम हो जाए, एकदम सेम का मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो ये बिल्कुल इसके बाउंड्रीज टच करें, इसके जितने भी साइड के हैं, इसके भी भुजाएं हैं, बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अब मैं इसमें बताता हूँ सर्वांगसम को एक्चुअली हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे देखेंगे कि सर्वांगसम है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहली बात देखते हैं, अगर मैं कहूँ इसकी साइड ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, 4, 5, 6 सेम। अगर इधर हो जाए हमारे पास, ये भी 4 हो जाए, ये भी 5 हो जाए और ये भी 6 हो जाए, यानी हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि जो भुजाएं इसकी है वैसी ही भुजाएं इसकी है। दोनों की भुजाएं क्या हो रही है, बिल्कुल सेम हो जा रही है, दोनों की भुजाएं बिल्कुल सेम हो जा रही है। अब एक चीज़ बता दूं, अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो फिर इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी और साथ में इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। कोण कहा जाए तो अगर ये मान लो ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, अगर ये z है तो ये भी z होगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम है, तो इसमें अंदर क्या है, इसकी सारी भुजाएं भी बराबर होगी और सारे कोण भी बराबर होंगे। तो एक और चीज़ इसमें हम क्वेश्चन में कुछ बच्चे समझ भी रहेंगे ये कि क्या अगर हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा तो क्या हमें सारी भुजा और सारे कोण को बराबर करना पड़ेगा खुद से? तो नहीं, ऐसा नहीं है, सारे को नहीं करना हमें, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मतलब हम इसमें अब मेन प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे कि हम ऐसे क्या क्या चीज़ें बराबर करें जिससे हम बाकियों को करना ना पड़े और हम समझ जाएं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल हैं, वो रूल क्या है सर्वांगसम होने के। तो सर्वांगसम होने के रूल्स में सबसे फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है साइड 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 सर्वांगसम। ये हमारे पास है क्या है, SSS मतलब साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल यानी दो त्रिभुज जो हमारे पास है, अगर उन त्रिभुज के मान लो मैंने इसमें क्या करा, इस कोण को हमने मिटा दिया, अब देखो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये दो त्रिभुज हमारे पास हैं। इस त्रिभुज में क्या चीज़ है, ABC कर दिया हमने, PQR कर दिया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि AB
बराबर किसके हैं, पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। यहाँ आप देख सकते हो कि पहली भुजा के बराबर है, दूसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा के बराबर है। अगर तीनों भुजाएं इक्वल हो जाती है तो क्या हो रहा है, इसको भी हम कहेंगे ये साइड है, साइड से हमारी साइड हो रही है, भुजा मतलब साइड होगी, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, किसकी मदद से, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, इसकी वजह से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अब अगर ये दो त्रिभुज साइड 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 से सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसका मतलब हम खुद समझ लेंगे, क्या समझेंगे, कि इसके कोण भी बराबर होंगे, इसके क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सर्वांगसम कोण के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अब इसी में आते हैं हम नेक्स्ट। पहला हमने देख लिया क्या, साइड साइड साइड। अब दूसरे की बात करें, दूसरे रूल की बात करें तो नेक्स्ट आएगा साइड एंगल साइड, और ये सर्वांगसमता के बारे में देखते हैं। तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या हो रहा है, पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम एक साइड को मिटा देते हैं, एक भुजा को हमें नहीं पता, एक भुजा, अब एक भुजा हमें नहीं पता तो हमें एक एंगल पता होगा कि ये y है तो ये भी y होगा, ये y है तो ये भी y होगा। अब एक चीज़ मुझे इसमें देखो, 4 के बराबर है, यानी पहली भुजा के बराबर है, फिर कोण के बराबर है, फिर भुजा के बराबर है। यानी हम क्या कर सकते हैं, भुजा कोण भुजा से ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से सर्वांगसमता हो जाएगी इसकी। दूसरा हो गया। तीसरे की बात करते हैं, थर्ड क्या तरीका होता है। थर्ड तरीका ये होता है कि इसमें हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण। अगर इस तरीके से कोई चीज़ बराबर होती है, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो कोई भी साइड है, इसके एक एंगल इधर होगा और एक एंगल इधर होगा, यानी एंगल साइड एंगल मतलब कि कोण भुजा कोण, इस तरीके से होना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, इसमें मैंने एक ये वाली भुजा मान लो मिटा दी, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये कोण पता होगा हमें। अब आप इसमें देख सकते हो कि पहला कोण पहले कोण के बराबर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भुजा है वो भुजा के बराबर है, फिर कोण जो है वो कोण के बराबर है। यानी आप क्या देख सकते हो, कोण भुजा कोण बराबर है कोण भुजा कोण के, यानी वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, इस तरह से हो जाएगा, ये सर्वांगसमता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं RHS सर्वांगसमता। अब RHS का मतलब क्या होता है, तो RHS का मतलब ये मत समझना कि राइट हैंड साइड, ये नहीं है। RHS का मतलब होता है R से राइट एंगल, यानी समकोण की बात कर रहा है। H से क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि अब बात करेंगे क्या, कर्ण की बात कर रहे हैं। और S से क्या है, साइड है, यानी कोई सी भी एक भुजा, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला रूल सिर्फ तब लगता है जब समकोण त्रिभुज एंगल 90 दे रखा हो, सिर्फ तभी RHS लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि समझ लो कि ये वाला एंगल 90 का है, हमें ये पता है ये 90 का है और ये 90 का है, इतना हमें पता है। और ये 5 दे रखा है और ये भी 5 दे रखा है। अब यहाँ देख लो कि इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि समकोण बराबर है, समकोण बराबर है। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और ये H क्या था हमारा, ये H हमारा कर्ण था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पहले समकोण बराबर हो गया, जो ये R की बात कर रहे थे, R जो था समकोण था, तो पहला हमने समकोण को बराबर कर दिया। दूसरी बात हमने उसके कर्ण को बराबर कर दिया, और उसके बाद थर्ड कोई भी एक भुजा, तो ये वाली भुजा है, कोई भी एक भुजा की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाली भुजा है, वो बराबर हो गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि अब ये दोनों त्रिभुज
RHS से सर्वांग सम हो गए, किससे? RHS से सर्वांग सम हो गए, ठीक है, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, एक और है सर्वांग सम का, फिफ्थ देखेंगे, जिसमें आएगा एंगल एंगल साइड, या फिर हम इसे कह सकते हैं साइड एंगल एंगल, ये सर्वांग क्षमता होगी, ठीक है। तो यानी इसके अंदर हमें क्या देख रहे हैं कि दो एंगल और एक साइड बराबर होगा, दो एंगल और एक साइड। दो एंगल और एक साइड की बात करें तो एक एंगल मान लो कि ये बराबर है, ये x है और ये x है, यानी क्या देख सकते हो, इसमें एक कोण बराबर हो गया, और इसने क्या कहा है, दो कोण बराबर हैं, दूसरा हम ये भी बराबर कर देते हैं, ये z है और ये z है। यानी हम इसमें क्या देख सकते हैं कि कोण कोण और भुजा किसके बराबर है, कोण कोण और भुजा के बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी में साइड एंगल साइड भी लिखा हुआ है, साइड एंगल एंगल भी लिखा हुआ है, मतलब हम देखते हैं भुजा कोण कोण, तो यहाँ पे देखो भुजा कोण कोण, तो वही चीज़ है, यानी हम इसको पीछे से पढ़ लें या आगे से पढ़ लें, पीछे से पढ़ो चाहे आगे से पढ़ो, तो उसी अकॉर्डिंग ये दो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा हो सब तो बस कुछ ऐसा समझ में आ रहा हो कि भाई कोई भी तीन चीज़ें बराबर कर दो, बात खत्म, सारी चीज़ें तो बताई दी हैं कि सारी चीज़ें, कोई भी तीन चीज़ें बराबर करो, या दो साइड हो, दो एंगल हो, कुछ भी हो, कोई भी तीन चीज़ें हो, ठीक है, जिससे हमारा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं वाले की बात करें तो मैं 6 पॉइंट में करके कर दूंगा इसको, जिसमें क्या साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड, याद रखना है, याद रखना इस पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ठीक है। इस पे साइड साइड एंगल पे कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर हो गया। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर्वांग सम के प्रॉपर्टीज़, कैसे कैसे सर्वांग सम होता है, ठीक है। सर्वांग सम के मतलब किस किस तरीक़ों से हो रहा है, कौन कौन से इसके रूल्स हो रहे हैं जिससे सर्वांग सम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो, ठीक है। और बाकी इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।